है सामाजिकरण है। सामाजिकरण जो है बेसिकली वो क्या है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, है ना। सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है, तो सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है, अपने और अन्य लोगों के साथ समायोजन की क्षमता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है, प्राथमिक लक्ष्य, आक्रामकता की आवश्यकता, सहायतापरक व्यवहार या मूल प्रवृत्ति। सहायतापरक व्यवहार पढ़ा हुआ था हमने ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास के मानदंड हैं, सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक समायोजन और सामाजिक सहभागिता। ये 3 चीज बोली थी ना मैंने, ये 3 चीजें याद कर लो। ये 3 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी उसको बोलेंगे हाँ सामाजिकली या सोशली मैच्योर है, या बोलेंगे सामाजिक परिपक्व है ये इंसान, ठीक है। तो ये सभी जो है ये हो जाएगा करेक्ट, यानी ये तीनों चीज होनी चाहिए एक सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कि एक व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। समूह के कार्य करने के ढंग को समझता है, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से अनुकरण करता है। सारी की सारी चीजें करेक्ट है। इन चीजों के बारे में ऑलरेडी हम थ्योरी में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं करेंगे ज्यादा, है ना। नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है, क्या है समाजीकरण की प्रक्रिया, तो सामाजिक अभिवृत्तियों और मूल्यों को सीखना, यही है समाजीकरण की प्रक्रिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार होता है। ये वाला जो स्टेटमेंट नहीं है, ये किसके द्वारा है ना, कि सीखने का कार्य सांस्कृतिक गुणों और सामाजिक मूल्यों के अनुसार है ना, तो सामाजीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है ना, कि दूसरों को देख देख करके हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे रहना है समाज में। बच्चे के अंदर जो सामाजिक विकास होता है वो हम कोई करवाते थोड़ी है, बच्चे को हम सिखाते थोड़ी हैं कि बेटा देखो ये मत करो, बेटा वो मत करो, ऐसे थोड़ी होता। बच्चा धीरे धीरे देख करके सारी चीजें सीख रहा है ना। बच्चा देखो सुन करके भाषा सीख जाता है ना, देख करके बड़े लोगों को सीख जाता है सारी की सारी चीजें करने, खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पी रहे हैं, ग्लास कैसे पकड़ना है, सारी की सारी चीजें वो नकल करके ही तो सीख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सामाजिक अधिगम बोलेंगे। चलिए, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। किसने बोला है ये, किसने बोला है, नहीं है, ये कथन है, ये सत्य है या असत्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक, नेक्स्ट है, सामाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। किसने बोला है, ये जॉनसन ने बोला था, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यह परिभाषा किसने दी है, समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। किसने बोला है ये, तो ये जो स्टेटमेंट है, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, थोड़ा सा नीचे कर लो। हाँ, तो समाजीकरण समाज के नियमों के अनुसार सीखने की प्रक्रिया है। किसने बोला है, ये भी जॉनसन ने ही बोला था। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जॉनसन के अनुसार समाजीकरण के कितने स्तर हैं, 4 स्तर बताए थे जॉनसन ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, ये किसने बोला है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है, अरस्तु ने बोला था। 2 स्टेटमेंट है इनकी, दोनों बहुत अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक संसार से परिचय प्राप्त करता है। किसने बोला था, किम्बल यांग ने बोला था, तो सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सांस्कृतिक भिन्नता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था, तो कल्चरल डाइवर्सिटी का प्रतिपादन किया था किम्बल यांग ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक तथा वैचारिक तत्वों के आंतरीकरण की प्रक्रिया है, किसने बोला था, सोरोकिन ने बोला था, सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ये किसने बोला है, ये बोला था जॉनसन ने। नेक्स्ट है, समाज विहीन अकेला व्यक्ति कल्पना की खोज है। ठीक है, ये किसने बोला था, रेमंड ने, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सामाजीकरण एवं व्यक्तिकरण। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। किसने बोला था, ये बोला था मैकाइबर ने। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक सामाजिक मनुष्य में बदल जाता है। ये कथन किसने दिया था, ऑगबर्न और निमकॉफ ने दिया था, बी ऑप्शन हो जाएगा
करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ है वह योग्यता का अर्जन करना जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार किया जाए। ये किसने बोला था? ये बोला था एलिजाबेथ ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। किसने बोला था? चाइल्ड ने बोला था। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय ना तो शिशु सामाजिक प्राणी है और ना ही असामाजिक, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रहती है। किसने बोला था? क्रो एंड क्रो ने बोला था। सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। ये किसने बोला था? ये बोला था सोरेनसन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये कथन किसका है? यानी ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी? तो ये दी थी शिरले और गैसेल ने। मानसिक संघर्ष को उन क्रियाओं की दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें दो या दो से अधिक सामान्य व्यवहार उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक ही समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। ये किसने बोला था? तो ये बोला था बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड। ठीक है, और आज आपको एक चीज बता देती हूँ, इन तीनों साइंटिस्ट का नाम जब भी ऐसे करके आए ना तो आपको हमेशा सभी पर ही क्लिक करना है। क्यों करना है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये तीनों साइंटिस्ट ने ना हर एक चीज के बारे में एक साथ मिलके काम किया था। ठीक है, तो चाहे कोई स्टेटमेंट आ रही है, चाहे कोई भी चीज आ रही है, अगर आप बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड देख लें तो समझ लो इन तीनों ने एक साथ किया है। ठीक है, और अगर कोई भी स्टेटमेंट है वहां पे इन तीनों का नाम दिया हुआ है ए ऑप्शन में या ब में या सा में। जैसे अ में दे रखा, अ जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड, तो समझ लीजिए वही ऑप्शन ही आपका सही है। ठीक है, अगर इन तीनों का साथ में दे रखा है जिस ऑप्शन में, समझ लो वही ही सही है। और अगर इन तीनों का ऐसे दे रखा है अब सा, मतलब इन सभी पे हमें लगाना है करेक्ट। ठीक है, ये चीज आप देख लेना, मतलब समझ लेना, क्योंकि काम आएगी। कुछ ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हेल्प कर देती हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमें पता भी ना हो तो भी हम सही आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये किसने बोला है? तो ये भी बहुत ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है जॉन ड्यूवी की। और ये जो ड्यूवी है ना, इनकी आपको दो चीजें याद रख लेनी है। एक तो ये विद्यालय समाज का लघु रूप है क्योंकि ये भी 4th सेमेस्टर तक बार बार आने वाला है ना, ये भी आप बार बार पढ़ेंगे। और एक और पढ़ना है जो जॉन ड्यूवी है, उन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया था, है ना, त्रिध्रुवीय प्रणाली। ठीक है, अब जो त्रिध्रुवीय प्रणाली है उसका मतलब क्या है? 3 ध्रुव का मतलब क्या है? 3 ध्रुव मतलब 3 पोल, है ना, इसीलिए ट्राइपोलर सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ट्राइपोलर सिस्टम बताया था शिक्षा को या फिर एजुकेशन को। ठीक है, अब 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो 3 ध्रुव में एक ध्रुव है टीचर, है ना, शिक्षा के लिए, और एक है स्टूडेंट। ये दोनों तो देखो चाहिए ही चाहिए। एक साइंटिस्ट थे एडम्स, ठीक है, जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स जो है उन्होंने 2 ध्रुवीय प्रणाली बताया था। उन्होंने बस यही दोनों बताए थे कि शिक्षा के लिए 2 चीजें चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक स्टूडेंट चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो जॉन एडम्स का नाम आए तो द्विध्रुवीय या फिर बाइपोलर प्रोसेस, और अगर जॉन ड्यूवी का नाम आ रहा है तो 3 ध्रुवीय प्रणाली या फिर ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है, और जो जॉन ड्यूवी है इन्होंने तीसरा पोल जो है वो क्या बताया था? तो इन्होंने तीसरा पोल बताया था करिकुलम। ठीक है, यानी कि पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। ठीक, तो ये याद रखिएगा जॉन ड्यूवी के बारे में, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व विकास की दिशा को तय करते हैं। ये कथन किसका है? किसने बोला है ये? तो ये बोला था थॉर्प और शल्मर ने। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहे बना दूंगा, है ना, जो आप चाहो वो बना दूंगा। तो ये मैंने क्या बोला था? बालक की संरचना बना रहे हैं ना ये, तो ये स्टेटमेंट किसने दी होगी? जिसने डीएनए की संरचना बनाई है ना, और डीएनए की संरचना किसने बनाई थी? वॉटसन और क्रिक ने बनाई थी। ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है यह दावा, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। किसने बोला है? वॉटसन ने बोला है। ए ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा हो जाता है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। मैकडूगल ने क्या किया था? ठीक है, तो मैकडूगल ने मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण ही करा था। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है यहाँ पे
करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, किसने बोला था? एरिस्टोटल ने बोला था या अरस्तु ने बोला था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। ठीक, खेल का मैदान, जो खेल का मैदान होता है यानी जहां पर बच्चा बेसिकली खेलने जाता है वही ही बालक का निर्माण स्थल है, यानी बच्चा वहीं पर ही बनता है जो बनता है। ये किसने बोला है? ये बोला है स्किनर ने। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रशिक्षण के फलस्वरूप मनुष्य के अंदर होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिकरण कहते हैं। यह सामाजिकरण का कौन सा सिद्धांत है? ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिकरण का जो मैं आपको बोल रही थी कि आपको सारे के सारे साइंटिस्टों के नाम याद रख लेने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण का व्यवहारवादी परस्पर क्रियावादी सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने दिया था। इनका आप लास्ट नाम याद रख लेना सबका, क्योंकि पूरा नाम याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आपको लास्ट नाम याद रख लेना, जैसे इनका होम्स है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था टॉलकॉट पार्सन्स। ठीक, तो आप इसको याद रख सकते हैं, मर्टन और पार्सन्स ने दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण का प्रतीकात्मक व्यक्तिपरक सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये सोरोकिन जो है उन्होंने दिया था। सामाजिकरण में स्वदर्पण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? कूले ने दिया था। ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है मैं और मुझे सिद्धांत। देखो इसको भी याद करने का तरीका है। मैं का मतलब आई होता है, मुझे का मतलब मी होता है ना। मुझे को इंग्लिश में मी बोलते हैं ना, और देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है? मी लिख रहा है। आपको क्या करना है? मी में ही एक और ईडी लगा दो। ठीक है, मीड थे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको दिया था। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये करना है, आई एंड मी आ जाए ना तो मी समझ लो, मीड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो सामाजिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत जो है ये दिया था दुर्खीम ने, और ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मैकडूगल ने। बी ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो ये दिया था स्प्रेंजर ने। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम है ना, समाज से सीखना। ये तो स्टोरी है इसकी बड़ी अच्छी, जो बेंड्यूरा है उन्होंने अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया था और सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी बेंड्यूरा की, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सामाजिक अधिगम जो है वो बेंड्यूरा ने दिया था, है ना। तो ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण की विशेषता है क्या है? निरंतरता होती है इसमें, बिल्कुल होती है। अनुकूलनशीलता होती है, अनुकरण, सारी चीजें होती हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है इनमें से सामाजिकरण की विशेषता क्या है? स्वयं का विकास होता है, यानी अपने खुद का विकास होता है। करेक्ट बात है। मूल प्रवृत्तियों का भी विकास होता है, यानी सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वंशानुक्रम तो एक कारक होता ही है, बाकी एक होता है वातावरण जिसमें बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे वो शारीरिक मानसिक विकास हो चाहे समाज हो, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन सा है? तो पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, सारे के सारे हैं। डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो सारे के सारे कारक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? कौन सी चीज है जो समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? देखो यहाँ पर अगर हम पाठ्य सामग्री है ना, जो हमारा सिलेबस है, तो उससे समाजीकरण कहाँ हो रहा है हमारा, अगर हम सिलेबस पढ़ रहे हैं तो, है ना। दूसरी चीज है योग, अगर हम योग करें समाजीकरण कहाँ हुआ हमारा, है ना। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? जो भी लोग हैं उनके साथ में एडजस्ट होना, उनके साथ में अनुकूलन बिठाना। ठीक है, वही तो समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक, तो जब हम खेल के साथी होंगे तो खेल के साथी का मतलब क्या है? वहां पर लोग होंगे, है ना, चाहे वो हमारे ही एज ग्रुप के हैं, वो लोग होंगे। उनके साथ कैसे बात करनी है, कैसे सामंजस्य बिठाना है, कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, वही तो सारी की सारी चीजें सामाजिक विकास है। ठीक है, तो खेल के साथी जो है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सामाजिक में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, यानी इनमें से
किसका बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंध नहीं है। किस चीज का नहीं है? देखो बाकी सारी चीजें हैं पर सामाजिक विकास से रिलेटेड इनमें से कौन सी चीज नहीं है हमारे। देखो बाकी सारी की सारी चीजें करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना है। ये कोई सामाजिक विकास या सामाजिकता का थोड़ी वो है, कोई रूप है या उसका थोड़ी ना कोई प्रकार है। ठीक है, ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, इसका मतलब क्या है, जैसे हम सुसु करते हैं या हम पोटी करते हैं ना, उसको बोल रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ या फिर वेस्ट मटेरियल भी बोलते हैं इनको, है ना। तो वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं जैसे सुसु और पोटी। ठीक है, तो वो कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित है। ठीक है, वो तो हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमारी जैविकीय क्या बोलेंगे, जैविकीय आवश्यकता है ना, जैविकीय आवश्यकता से संबंधित है। नेक्स्ट है सामाजिकरण की अवस्था है, यानी समाजीकरण जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है। तो देखो समाजीकरण होता तो हर एक अवस्था के अंदर है। अगर पूछा जाए अतिमंद कहाँ होता है, शैशवावस्था के अंदर, सबसे ज्यादा कहाँ से होता है या तीव्र कहाँ पर होता है या सबसे अधिक कहाँ पे होता है, युवा अवस्था में होता है, शुरू कहाँ से होता है, गर्भावस्था से होता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अवस्था कौन सी है, सारी की सारी हैं, होता तो हर किसी में है ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, यानी जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो प्रारंभ होता है कहाँ से, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। किस अवस्था में बालक का सामाजिक विकास अति मंद होता है, शैशवावस्था में होता है अति मंद। ठीक है, ये हम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक लगभग 3 वर्ष की अवस्था में पौधों के साथ काम करने में आनंद की अनुभूति करता है, जैसे किसी पूजा कार्यक्रम में मदद करना आदि। यह किस प्रकार के विकास का लक्षण है ना। तो क्या है, ये सामाजिक विकास का लक्षण है, क्योंकि वो लोगों के साथ मिल करके और कार्य में हाथ बटा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विकास अपने चरम पर कब होता है। तो चरम पर कब होगा, युवावस्था में होगा। जैसे ही किशोरावस्था का एंड होगा 18 साल के बाद में, फिर बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्थिति की स्वीकृति चाहता है। ठीक है, कब चाहता है, यानी जब भी वो कोई भी व्यवहार कर रहा है तो जो भी लोग हैं वो उसको स्वीकृति दें करने की, है ना। जैसे जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है ना, ये लोगों को लगे। तो ये कब चाहेगा बच्चा, यहाँ पर देखो किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था दे रखे हैं, तीनों में बच्चा चाहेगा। शैशवावस्था 2 साल की अवस्था को बोलते हैं, लेकिन 2 साल में भी बच्चा जो भी कर रहा है ना, और अगर आप उसे नाराज हो रहे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा। ठीक है, इवन 1.5 साल का भी अगर वो कुछ भी कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, तो स्वीकृति हर एक अवस्था में चाहेगा ही बच्चा। ठीक, नेक्स्ट है, किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव जो है वो क्या है, समाज में शिक्षा की स्थिति। बिल्कुल करेक्ट बात है, जितनी शिक्षा होगी उतना सामाजिक परिवर्तन होगा बच्चे का। ठीक है, सामाजिक विकास उतना ही होगा। सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन, ये भी करेक्ट है। और सामाजिक सहभागिता, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीजें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज। ठीक है, क्विज होने वाली है, और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें 1 यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50
50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक यूनिट के 50 है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे, वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी। तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए, उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना। तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज़ में, ठीक है। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्थिति की स्वीकृति चाहता है, कब चाहता है, यानी जो भी उसकी स्थिति है सामाजिक उसको सब स्वीकार करें, यानी उसको सब रिस्पेक्ट दे, सम्मान दें, ठीक है। कब चाहता है ये? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, सारी की सारी अवस्थाओं में चाहता है कि जो भी उसका व्यवहार है, यानी जैसा भी वो कर रहा है सब उसको ऐसा ना समझें कि क्या ही कर रहे है ना, सब बढ़िया ही समझें। नेक्स्ट है किशोरों में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है। सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है समाज में? शिक्षा की स्थिति, बिल्कुल। सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन, ये भी करेक्ट है। और सामाजिक सहभागिता, ये भी, क्योंकि सारी की सारी चीजों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता ही है, ठीक, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसका विकास किशोरावस्था में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो अभिरुचियां, यानी कि बच्चे के जो इंटरेस्ट होते हैं वो बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। तो किशोरावस्था में हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हुआ है कि जो अभिरुचियां होती हैं या जो इंटरेस्ट होते हैं बच्चे के, वो यहाँ पे विकसित हो जाते हैं अच्छी तरह। यानी अगर उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो वो फिर फुटबॉल खेलना चाहेगा, फुटबॉल के मैच देखना चाहेगा, है ना। अगर उसको क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट खेलना चाहेगा और क्रिकेट का मैच टीवी पर भी देखना चाहेगा, उसको क्रिकेट की बात करना बहुत पसंद होगा, है ना। तो जो भी उसके इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से विकसित हो चुके होते हैं। तर्क शक्ति जो होता है उसका भी विकास होता है, यानी बच्चा यहाँ पर लॉजिकली बहुत अच्छे से बात करने लगता है ना। अगर उसकी बात किसी को नहीं समझ आ रही है तो वो लॉजिक देके बढ़िया से समझा भी सकता है। और प्रेक्षण की योग्यता, यानी कि बच्चा जो है वो सारी की सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। कि जैसे सुबह को अगर मान लो किसी दिन नवरात्रे का ही मान लो 9वीं वाला दिन है तो वो सुबह उठा है, वो ऑब्जर्व करेगा हाँ मम्मी किचन में है और पूजा की तैयारी के लिए खाना बना रही हैं देवी माँ के लिए, है ना। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें बच्चा ऑब्जर्व भी करने लगेगा, वो एबिलिटी बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है ना। क्या नहीं होता है विकसित? अहम केंद्रता जो होती है, यानी जो ईगोसेंट्रिसिटी होती है ये, है ना। ईगोसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? अपने में ही रहना, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही बढ़िया है ना, ये चीज। तो नेक्स्ट हम आएंगे कि सामाजिक विकास में, देखो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये यही बोल रहे हैं क्या विकसित नहीं होता है, तो अहम केंद्रता विकसित नहीं होती है, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में SMS जो है इसका पूरा नाम क्या है ना। तो SMS हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सोशल मैच्योरिटी स्केल, और एक अगर RSMS करके भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो SMS का हमें पता चल गया कि क्या होता है, सोशल मैच्योरिटी स्केल होता है SMS का मतलब, है ना। अब क्या है यहाँ पर R और आ गया है ना, तो R का आपको राव और याद रख लेना है। इसका मतलब क्या होता है? RSMS का राव सोशल मैच्योरिटी स्केल, ठीक है। और ये राव यहाँ पे क्यों लगाया गया है? क्योंकि एक डॉक्टर थी, डॉक्टर नलिनी राव, उन्होंने जो SMS था उसको थोड़ा सा संशोधित कर दिया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था, इसीलिए जो नलिनी राव है उन्हीं के नाम पर ही इसको RSMS कर दिया गया, जो नया वाला SMS था उसको, ठीक। क्या होता है ये जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक के जो व्यक्ति होते हैं उनमें उनका सोशल विकास या सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है ये मापने के लिए एक यंत्र होता है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे SMS की शुरुआत जो है वो किसने करी थी, यानी हमने देख लिया RSMS तो नलिनी राव ने बनाया था, पर जो SMS है उसकी शुरुआत किसने करी थी? तो इसकी शुरुआत करी थी RP श्रीवास्तव ने, ठीक। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। SMS की शुरुआत जो है वो बेसिकली कब से हुई है? तो 2004 से हुई है, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SMS अर्थात सामाजिक परिपक्वता मापनी, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक परिपक्वता मापनी, क्योंकि SMS का मतलब क्या होता है? सोशल, और M का मतलब होता है मैच्योरिटी, और S का मतलब होता है स्केल, ठीक है। तो सोशल का मतलब क्या हो गया? सामाजिक, मैच्योरिटी का मतलब हो गया परिपक्वता, स्केल का मतलब हो गया मापनी, ठीक है। तो सामाजिक परिपक्वता मापनी जो है
इसका प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो जैसा मैं अभी बता रही थी, जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की आयु तक सामाजिक परिपक्वता मापी जाती है, यानी सोशली आपका विकास कितना हो गया है, सोशली आप कितने डेवलप हो चुके हो। ठीक, नेक्स्ट है RSMS का प्रतिपादन किसने करा था? तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे देख लो, आर मतलब राव, तो किसने किया है? राव ने, यानी कि डॉक्टर नलिनी राव ने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट, आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक बार बता दो मुझे, है ना, कहीं मैं पढ़ाती जा रही हूँ और आवाज आ ही नहीं रही हो, है ना? आर मतलब आ रही है आवाज, तो चलो ठीक है। लाइक वाइक तो कर दिया करो भाई वीडियो तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो, कैसे हो भाई? हैं, लाइक वाइक तो कर देना चाहिए, जो भी आता जाता लाइक कर दिया करो अपने आप ही। ठीक है, चलिए, है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? कौन सी चीज उसका चरित्र निर्माण करेगी? चरित्र निर्माण का मतलब क्या है? बेसिकली उसका जो भी कैरेक्टर है उसको बढ़िया बनाएगी, है ना, उसको व्यक्ति अच्छा बनाएगी। तो क्या करेगी? खाना, भूख, ये सब तो बढ़िया व्यक्ति बनाएंगे नहीं। बढ़िया व्यक्ति कौन बनाएगा? सामाजिकरण बनाएगा। जितना ज्यादा वो सामाजिकरण करेगा उतना उसको पता चलेगा अच्छी सी चीजें कि कैसे हमें व्यक्तियों से बात करनी होती है ताकि सामने वाले को दुख ना हो, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बच्चा कब सीखेगा? जब उसका सामाजिकरण बढ़िया से होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का लक्षण नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा लक्षण नहीं है। ठीक है, नया सामाजिक समूहन, ये तो करेक्ट बात है। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा मतलब आते हैं वो 14-15 की एज में, तो उनका सामाजिक समूहन बहुत अच्छे से होने लगता है। दोस्तों में चयन का नया मूल्य होता है, यानी यहाँ पर बच्चे जो हैं वो दोस्तों में भी, इससे पहले बाल्यावस्था में क्या होता है कि उसको मिल गए 4 दोस्त, उसको मतलब नहीं है किसका चरित्र बढ़िया है, क्योंकि उसको इतनी समझ ही नहीं है ना, कौन किसका IQ कितना है ना, कौन बढ़िया व्यक्ति है, उसको उतनी समझ नहीं होती। तो उसके जो भी 4 दोस्त मिलते हैं उसको चॉकलेट वॉकलेट दे दी, किसी ने अपनी शेयर कर ली, उसी कोई दोस्त बना लेते हैं बचपन में, तो बच्चे बाल्यावस्था में, है ना। लेकिन किशोरावस्था में क्या करते हैं वो उस सामने वाले व्यक्ति के मूल्य भी देखते हैं, किस तरह का व्यक्ति है, तब उसको दोस्त बनाते हैं किशोरावस्था के अंदर, है ना। तो दोस्तों में चयन का नया मूल्य होता है यहाँ पर, मतलब ऐसे नहीं किसी को भी दोस्त बना लेंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट है, साथियों के समूह का प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैं बता रही थी, दोस्तों के लिए जान भी दे देंगे यहाँ पे, तो है ना। लास्ट चीज है अनुकरण, यानी कि नकल करना या इमिटेशन करना, तो ये यहाँ पे नहीं होता है। ये कब होता है? शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में भी, पूर्व बाल्यावस्था में, है ना। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है, सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीजें है ना। तो देखो, जहां पर भी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों चीजें आ जाए, वहां हमें कुछ और देखना ही नहीं है, तो हमारा सीधा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आनुवंशिकता की जगह एक और चीज लिखी रह सकती है, वंशानुक्रम। ठीक है, तो वंशानुक्रम दे रखा हो या आनुवंशिकता दे रखा हो, दोनों सेम चीज है। ठीक, नेक्स्ट है, आनुवंशिकता तथा वातावरण जो है वो परस्पर क्या हैं? तो देखो, परस्पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हम जो कल बात कर रहे थे कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के बीच में हमेशा कैसा साइन रहना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ये इस तरीके से ये दोनों निर्भर रहते हैं दूसरे के ऊपर, या इस तरीके से इनमें संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पृष्ठ जो है वो होता है इन दोनों के बीच में संबंध, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, और दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ये भी करेक्ट है। यानी अगर वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग, यानी माता पिता से बच्चे को बहुत अच्छे गुण मिले हैं, है ना, तो वातावरण उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। और अगर वातावरण बच्चे का बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, जहाँ पे उसके सारे विकास बहुत अच्छे से हो सकते हैं, तो अगर वंशानुक्रम में थोड़ी बहुत कमी भी है ना, तो वो भी पूरी हो जाएगी। यानी माता पिता से अगर कोई गुण नहीं भी मिला है, वो भी बच्चा सीख जाएगा जब उसको वातावरण मिलेगा बढ़िया, है ना। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतः क्रिया द्वारा होती है। क्या होती है? सृष्टि की आनुवंशिकता और वातावरण, जहां भी ये दोनों चीजें आ जाए तो आपको और कहीं जाना ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। कौन सी माना जाता है? स्थिर माना जाता है। ठीक है,
स्थिर का मतलब क्या होता है? तो देखो स्थिर का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होगा, है ना। और आनुवंशिकता, ये वंशानुक्रम जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो हमें माता पिता से मिला है उनके डीएनए के थ्रू, ठीक है। यानी हमारे माता पिता का डीएनए होता है ना हमारे अंदर। जैसे आपको पता होगा, अगर तो ये भी पता लगाना है, जैसे सपोज करो कोई आदमी है, उसका बच्चा बचपन में ही कहीं खो गया है ना, और बड़े होके उसको मिला है, या किसी ने आके बोला कि यही तुम्हारा बेटा जो बचपन में खो गया था, है ना। अब उसको कैसे पता चलेगा वो उसका बेटा है या नहीं? तो क्या कराते हैं? डीएनए टेस्ट करवाते हैं ना। डीएनए से पता चल जाता है। अगर सेम निकला, जो उसके पापा का डीएनए और बच्चे का डीएनए दोनों का सेम निकला, मतलब दोनों वो हैं, संबंधी हैं, मतलब दोनों बाप और बेटे हैं, है ना। तो जो डीएनए वाली चीजें होती है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। जो बच्चा है उसका बचपन में टेस्ट करवा लो, 20 साल का करवा लो, 40 साल का करवा लो, 60 साल का करवा लो, कभी भी करवा लो, उसके पापा से उसका डीएनए मैच करेगा ही करेगा, यानी कि स्थिर होता है, कभी चेंज नहीं होता, है ना। तो ये इसका हो जाएगा हमारा स्थिर जो है वो करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट। और वही जो डीएनए के लक्षण है वही वो व्यक्ति अपने बेटे को भी दे देगा, है ना। जैसे हमें जो गुण अपने माँ बाप से मिले हैं, हम वही गुण, वही यानी वही डीएनए हम अपने बच्चे को दे रहे हैं, हमारा बच्चा वही डीएनए अपने बच्चे को देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो कि हमें प्रभावित करती है ना। ये किसने बोला था? तो ये बीएन झा ने बोला था। सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? क्या प्रभावित करेगा? आनुवंशिकता तो करेगी ही करेगी, और दूसरी चीज क्या करती है? वातावरण। देखो दोनों जगह पे वातावरण लिख रहा है, भौतिक सामाजिक वातावरण, दोनों के दोनों वातावरण ही हैं, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सामाजिकरण जो होता है उसके साधन है। कौन कौन से हैं सामाजिकरण के साधन? जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि प्राथमिक और द्वितीय मेन 2 सामाजिकरण के साधन होते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिख रहा है साधन कौन कौन से हैं। अभी प्राइमरी और सेकेंडरी पे जाना ही नहीं है, अभी वो पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं। परिवार है ही, स्कूल कॉलेज है ही, और पड़ोस है ही, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये है सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहाँ पर होती है, यानी सबसे पहले कहाँ पे शुरू होती है ना। सबसे पहले कहाँ पर शुरू होगी? परिवार में शुरू होगी सबसे पहले, है ना। क्योंकि बच्चा ने जन्म लिया है तब से लेकर के 3 साल तक तो वो ऑब्वियसली घर पे ही रहने वाला है ना। इसीलिए जो सामाजिक विकास की सर्व प्रमुख यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो संस्था होती है वो भी हम परिवार को ही बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें वहीं से ही शुरू होंगी। बच्चे की 3 साल में उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत होना है, जैसे मैं उस दिन भी बता रही थी आपको, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो 5 से 6 साल तक बच्चे का पूरा हो चुका होता है ना। तो घर में ही 3 साल रह रहा है वो, ठीक है। तो घर में तो माता पिता ही कर सकते हैं ना, या घर वाले ही कर सकते हैं ना। उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से, सारे के सारे विकास उसके अच्छे से घर वाले ही कर सकते हैं। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था भी बोलते हैं परिवार को या फिर घर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। तो जैसा मैं अभी बता रही थी कि क्योंकि बच्चे के सबसे ज्यादा जो भी बच्चा बनना है वो उसके घर से ही शुरू होने वाला है, इसीलिए परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्था होती है। और नेक्स्ट है निम्न में से सामाजिकरण का व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है। व्यापक स्तरीय का मतलब क्या हो गया? जहां पे बच्चा बहुत सारे लोगों से मिल रहा है ना, मतलब 40, 50, 60 लोगों से एक साथ मिल रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा व्यापक। और संकीर्ण स्तरीय कौन सा हो जाएगा? छोटा। सूक्ष्म स्तरीय भी बोल सकते हैं। सूक्ष्म स्तरीय या छोटा स्तरीय कौन सा हो जाएगा? जहां पे बच्चा 5, 7, 10, 15 लोगों से मिल रहा है बस, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्यापक स्तरीय कौन सा नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, यानी जो भी हमारे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहां पर बच्चा तो कितने सारे लोगों से मिल रहा है, यहाँ पे तो करोड़ों लोगों से मिल रहा है। यूट्यूब पे करोड़ों लोगों से मिल रहा है, करोड़ों लोगों को देख रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो व्यापक स्तरीय है, ठीक है। परिवार जो है वहां पर बच्चा कितने लोगों से मिल रहा है? ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15 लोगों से, है ना। जिसकी बड़ी फैमिली है उसके घर में 15 लोग हो सकते हैं, है ना। वरना आजकल तो छोटी छोटी फैमिली होते हैं, 5-6 लोग होते हैं बस एक फैमिली में, है ना। तो परिवार जो है ये कौन सा है? सूक्ष्म स्तरीय है। और यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कौन सा व्यापक स्तरीय अभिकरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? परिवार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो करोड़ों लोग हैं भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार से हमारा तात्पर्य उस संबंध से है जो माता पिता और बच्चों में विद्यमान रहता है। ये कथन जो है किसने बोला है? तो ये क्लेयर महोदय ने बोला था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फैमिली कन्वेंस ऑफ ट्रेडिशन, ये किसने लिखी है? पॉल स्प्रेकर ने लिखी है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक। यानी ट्रेडिशन जो है फैमिली उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन
पहुंचाती है, ये मतलब हुआ उसका, है ना। नेक्स्ट है जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से ले लेती है ना, दादी ने ले लिया माँ की गोदी से तो बच्चा रोने लगता है ना। बच्चा जो है वो क्यों रोने लगता है, सेपरेशन एंजाइटी की वजह से या सोशल एंजाइटी की वजह से या इमोशनल एंजाइटी की वजह से या स्ट्रेंजर एंजाइटी की वजह से। देखो स्ट्रेंजर एंजाइटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, एंजाइटी का मतलब क्या होता है, घबराहट, अगर आपको नहीं पता है तो, है ना। तो स्ट्रेंजर एंजाइटी तो नहीं हो सकती है, यानी दादी उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं है, दादी को वो जानता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट अगर हम ऊपर जाएंगे सेपरेशन एंजाइटी, तो सेपरेशन एंजाइटी नहीं होगी। सेपरेशन एंजाइटी कब होगी, जब उसकी माँ से दूर ले जा रहे हैं, यानी घर से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और उसको लग रहा है कि मम्मी तो यहीं रह गई और ये मेरे को ले जा रहे हैं कहीं और, तब सेपरेशन एंजाइटी होगा। तभी तो मतलब कहीं दूर जा रहे हैं या वियोग हो रहा है बेसिकली, तभी तो सेपरेशन एंजाइटी बोलेंगे उसको, है ना। जैसे बच्चा है और बच्चा अपने घर पे है और अगर सोचो उसके दादी जा रही है मार्केट और मार्केट उसको ले जा रही है, तब उसको सेपरेशन एंजाइटी होगी कि मेरी माँ से दूर ले जा रहे हैं मुझे, है ना। अभी तो क्या करें, जस्ट गोद से ले रहे हैं, है ना। तो सोशल एंजाइटी भी नहीं होगी, है ना। क्या होगा यहाँ पे, इमोशनल एंजाइटी होगी। बच्चा जो है उसके अंदर भावना है, अपनी माँ से प्रेम करता है बहुत ज्यादा, है ना, इसीलिए अपनी माँ से दूर नहीं होना चाह रहा है। तो प्रेम क्या होता है, इमोशन होता है, संवेग होता है, उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। तो सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बालक के सामाजिकरण की दूसरी जो कड़ी होती है वो क्या होती है, तो दूसरी कड़ी क्या होती है, विद्यालय होती है। सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सामाजिकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण है। सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण का मतलब क्या हो गया, जहां पे वो कम लोगों से मिल रहा है ना। तो कम लोगों से कहां पे मिलेगा, कम लोगों पे मिलेगा, सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है। अच्छा इसमें पूछा है कौन सा सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है, यानी कि जहां पे बच्चा बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों से कहां पे मिलेगा, विद्यालय में मिलेगा सबसे ज्यादा लोगों से, इसीलिए विद्यालय जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है विद्यालय के शैक्षिक कार्य जो है वो कौन कौन से होते हैं। पहला है बौद्धिक प्रशिक्षण, यानी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करना, करेक्ट बात है बिल्कुल। बच्चे के चरित्र का निर्माण करना और ज्ञान जो है उसमें बढ़ोतरी करना, यानी जितना भी बच्चे को आता है उस ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाना। सारे के सारे काम जो हैं वो विद्यालय के हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए, है ना, लाइव वाइव नहीं आ रहे भाई आप लोग अच्छे से, क्या हो गया, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। सामाजिक शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है, यानी एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन नहीं, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना नहीं, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक अच्छा विद्यालय निम्नलिखित में से किससे बचाता है, किस चीज से बचाएगा, वो सामाजिक जिम्मेदारी तो सिखाएगा, है ना, लैंगिक समानता भी सिखाएगा बच्चों को कि लड़के लड़कियां सेम है ना, मतलब वो नहीं करना चाहिए कि लड़कियां ये नहीं कर सकते लड़के वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों समान है ना। नेक्स्ट है लैंगिक पक्षपात, इससे जो है इससे बचाएगा बच्चे को, है ना, कि उसको समझाएगा भी कि पक्षपात नहीं करना है लड़के और लड़कियों में। लैंगिक संवेदनशीलता भी सिखाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आसपास, आस पड़ोस के अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर उनका सामाजिकरण करता है, सामाजिकरण करते हैं। कौन सी चीजों को दूर करते हैं, संकीर्णता को, यानी कि नैरो माइंडनेस को, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है उसकी सोच वही छोटी सोच है ना। संकीर्णता क्या बोल रहे हैं, जब छोटी सोच है किसी व्यक्ति की, है ना। तो इससे भी बचाया जाता है बच्चों को कि उनकी छोटी सोच ना बने, है ना, बच्चे ब्रॉडली सोच सके। अंधविश्वास ना करें, इससे भी बचाया जाएगा। और कुरीतियों से बचें, है ना, यानी कि मिसडीड से बचें, कुरीतियों से बचें, जो भी कुरीतियां चली आ रही हैं उन कुरीतियों को ना माने, है ना, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। इन सारी की सारी चीजों से हम बच्चे को बेसिकली दूर कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम हो जाता है। इसके साथ साथ और किस चीज का विकास होता है, तो इसके साथ साथ किस चीज का विकास होगा, सामाजिक विकास भी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिक्षकों को बालकों में विकसित करनी चाहिए। शिक्षकों को बालकों में क्या विकसित करना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। पॉजिटिव सोचें बच्चे। विद्यार्थियों की क्षमता जो है उनको विकसित करना चाहिए, बिल्कुल विकसित करना चाहिए, है ना। जो एबिलिटी है बच्चों की कुछ भी करने की, उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, है ना। चिंतन की स्पष्टता, यानी कि जो भी वो सोच रहे हैं वो अच्छी तरह से सोचें, शार्पनेस आए उनके सोचने में, है ना। तो ये भी विकसित करेंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बालक के सामाजिकरण में सहायक कारक है। कौन कौन सा सामाजिकरण में सहायक कारक है? परिवार सहायक है, क्योंकि परिवार से ही सीखता है सबसे पहले तो सामाजिकरण, है ना। फिर जो नातेदारी समूह हैं, यानी जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, जब भी हम उनके घर आ रहे हैं या वो हमारे घर आ रहे हैं या तो हम उनके घर जा रहे हैं, है ना, तो हम बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा नमस्ते करो, अंकल को आंटी को नमस्ते करो, पैर छुओ, या जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं, है ना, कि वहां जाके बिस्कुट पे टूट मत पड़ना ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें सामाजिकरण ही तो कर रहे हैं हम बच्चे का, ठीक है। जो भी पड़ोस वाले हैं वो भी सिखाते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ओ शिट, ठीक, अच्छा ये तो हो गया था, ये भी 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 हो गया था, हाँ ये वाला, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो है बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला तत्व है। कौन सा है जो सामाजिकरण को प्रभावित करेगा? माँ की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। माँ तो हर चीज को प्रभावित करेगी बच्चे के, ठीक है, चाहे कोई भी विकास हो। नेक्स्ट है माता पिता का आपसी संबंध। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि अगर माता पिता में बढ़िया संबंध होगा, है ना, यानी दोनों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, दोनों बड़े प्यार से रह रहे हैं, तो बच्चा भी वही चीजें सीखेगा ना। और अगर माता पिता ही लड़ रहे हैं तो फिर वो क्या ही सीख पाएगा, है ना, लड़ाई ही सीखेगा। नेक्स्ट है बालक परिवार की आर्थिक स्थिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी प्रभावित करेगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। अब देखो आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित करेगी? अगर आर्थिक स्थिति खराब है किसी के घर के, है ना, यानी समझ लो बहुत ही ज्यादा लोअर क्लास का है, बहुत ही ज्यादा खराब है ना, अब उसके घर वाले क्या करेंगे? बच्चा जब भी छोटा है ना तो बच्चे को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रहे हैं वो, है ना, क्योंकि उनको क्या करना है, पापा भी निकल गए हैं, जो भी उनको जॉब है छोटी मोटी वो करने के लिए रात को आ रहे हैं वापस, है ना। मम्मी भी निकल गई हैं किसी के घर भर में काम करने, अगर बहुत ही ज्यादा लो लेवल का घर है ना, तो मम्मी भी चली गई हैं सुबह सुबह किसी के घर पे काम वाम करने या कहीं और छोटा मोटा काम देखने, ठीक है। बच्चे को या तो घर पे अकेला छोड़ा हुआ है ना, या तो उसकी बड़ी कोई भाई बहन है उसके साथ में छोड़ा हुआ है। अब बच्चे पे प्रॉपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, उसके कहाँ से सारे के सारे विकास होंगे, है ना। वही अगर एक अमीर फैमिली है वो क्या करते हैं, इवन बच्चे के लिए अलग से आया भी रख लेते हैं, तो उसकी माँ तो है ही प्रेजेंट उसके साथ 24 घंटे, पर आया भी साथ में है, यानी उसको बेसिकली दो जने मिल रहे हैं उसके ऊपर 24 घंटे ध्यान रखने के लिए, है ना। तो वो बच्चे का तो विकास होंगे ही ना सारे के सारे, क्योंकि दोनों दो जने उसके लिए पूरे दिन हैं, उसको पूरे दिन सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन कौन से हैं? सामाजिक विकास को क्या क्या प्रभावित करेगा? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो है सामाजिक परिवेश, ठीक है, यानी कि आसपास के लोग कैसे हैं, आसपास का वातावरण कैसा है बच्चे का, है ना। अब बच्चे के अंदर चाहे कितने ही बढ़िया गुण आए हों उसके माता पिता से, उसके माता पिता कितने ही बढ़िया हों, लेकिन अगर बच्चे को किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहां पे लड़ाइयां ही लड़ाइयां हो रही हैं पूरे दिन, है ना, यानी आसपास के जो लोग हैं पूरे दिन लड़ाइयां कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, तो बच्चे के माता पिता के अंदर कितने ही बढ़िया गुण हों, कितने ही बढ़िया गुण क्यों ना आए बच्चे के अंदर आनुवंशिकता के थ्रू, लेकिन बच्चा वैसा ही बन जाएगा जैसा उसके परिवेश में लोग हैं, जैसा उसके आसपास लोग हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो परिवेश ही है, ठीक, कि उसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं है? मित्र मंडली जो है वो व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत का मतलब क्या है? उस व्यक्ति का खुद, यानी कि बच्चे का खुद का, है ना। तो मित्र मंडली तो और लोग हो गए ना जो उसके दोस्त हैं। बच्चे का खुद का क्या हो जाएगा? खुद की उसकी बुद्धि है, खुद का उसका स्वास्थ्य है और खुद के उसके संवेग हैं, यानी इमोशंस या फिर फीलिंग्स हैं, ये तो बच्चे की खुद की हैं, है ना। दोस्त जो हैं वो कोई और व्यक्ति हैं, ठीक। तो ये जो है ये व्यक्तिगत कारक नहीं है ना। नेक्स्ट है बालक के सामाजिकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? बाधक तत्व का मतलब क्या हुआ? जो सामाजिकरण ना होने दें,
ठीक है, वो होते हैं बाधक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बाधक तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है उचित शिक्षा का अभाव, ये तो बिल्कुल बाधक तत्व है ना। अगर शिक्षा अच्छे से नहीं मिली है बच्चे को, ठीक है, तो उसका समाजीकरण अच्छे से नहीं होगा। मानसिक अस्वस्थता यानी कि मेंटली बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम है, या फिर हीन भावना है बच्चे के अंदर, यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो खुद को दूसरों से कम समझ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सामाजिकरण के बाधक तत्व हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सामाजिकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है, किस चीज से प्रोत्साहन मिलेगा। जब हम बच्चे को पुरस्कार देंगे जब वो बढ़िया काम करेगा, और हम उसको दंड देंगे जब भी वो कोई घटिया काम करेगा, नहीं बेकार काम करेगा, जो समाज के अनुकूल नहीं है ना। तो बिल्कुल करेक्ट बात है ये, है ना, इससे तो बढ़ेगा प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, जैसे अगर उसने बढ़िया काम करा कोई भी, है ना, रिश्तेदार जैसे कोई हमारे घर पे आया और बच्चे ने तुरंत जाके उसके पैर छुए, तो हम क्या करेंगे, बिस्किट उठा के ट्रे में से दे दिया, है ना, कि ये लो बेटा, ऐसे करके रिश्तेदार भी दे रहे हैं, तो बच्चे को लगेगा कि ये करने से मेरे को पुरस्कार मिल रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी रिश्तेदार आएगा तो सबके पैर छुएगा। ठीक है, तो ये हो गया पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट है अनुकरण। अनुकरण से प्रोत्साहन मिलता है, यानी कॉपी करने से प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। जैसे बड़े जो भी कर रहे हैं, अगर बच्चा भी वही चीजें कर रहा है तो हमें भी बेसिकली उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए ये करने के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक पहचान जब बच्चे को मिलेगी। सामाजिक पहचान का मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चा अगर हमारा कहना मान रहा है और सामाजिक जितने भी चीजें हैं उनके अनुकूल व्यवहार कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे घर कोई आ रहा है तो हम उससे अपने बच्चे की तारीफ करेंगे, है ना, कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, सबकी बात मानता है बहुत अच्छे से। यही क्या है, सामाजिक पहचान बना रहे हम उसकी, कि हमारा बच्चा बढ़िया है कि खराब है। ठीक है, तो सामाजिक पहचान जब उसको मिलेगी कि हाँ मैं अच्छे काम करता हूँ, मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं मैं अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, तो उससे भी उसको प्रोत्साहन मिलेगा। वो सोचेगा कि मेरे को बढ़िया काम करना है ताकि मेरी ऐसे ही तारीफें हों। ठीक, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक परिपक्वता जो होती है उसके लक्षण क्या है ना, यानी हम कब बोलें कि बच्चा भी सोशली मैच्योर हो गया है, यानी अभी वो समाज के अनुकूल काम करने लगा है, उसके लक्षण क्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दूसरों से सहयोग करना, बिल्कुल करेक्ट बात है। शिष्टता का आचरण करना, ये भी करेक्ट बात है, यानी अच्छी तरह से आचरण करना, और सह अस्तित्व को स्वीकारना, ये भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मित्र मंडली का कार्य होता है, यानी जो भी दोस्त होते हैं उनका कार्य क्या होता है, हमारा सहयोग करना, हमारे साथ कोऑपरेट करना, हर एक सिचुएशन में हम फंस गए हमें निकालें। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है वो किस अवस्था में होता है। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैसे दो अवस्थाएं, एक बाल्यकाल और एक किशोरावस्था जिसमें प्रभाव होता है, क्योंकि बाल्यकाल में जैसे कि मैं बात कर रही थी कि वहां पर जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को दोस्त बनाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, और जो लड़के होते हैं वो लड़कों को बहुत ज्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं। पर जो किशोरावस्था वाला पीरियड होता है यहाँ पर साथी समूह का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, यानी सामने वाले बंदे ने अगर ये बोल दिया कि तेरे को आना है आज, है ना, 4 लड़के आए हैं मेरे को पीटने और दोस्त लेके आ जाए इतने 10-12 तू भी, ठीक है, तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, चाहे कुछ कुछ आके आ जाए पर अपने दोस्त के लिए पहुंच जाएगा वहां। ठीक, नेक्स्ट है व्यक्ति की वृद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित निम्न में से कौन सा साधन सही है। कौन सा साधन सही है, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जहां पे आपको वंशानुक्रम या फिर आनुवांशिकता, यहाँ वंशानुक्रम की जगह आनुवांशिकता भी लिखा हुआ हो सकता है ना, तो वंशानुक्रम या आनुवांशिकता इनटू वातावरण, ये बीच में क्या साइन दिख रहा है, इनटू या फिर मल्टीप्लिकेशन का या गुणा का निशान, तो ये होना चाहिए। जहां पे भी ये दिख जाए आपको कहीं और देखना ही नहीं है। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे प्लस लिख रहा है ना, तो ऐसे नहीं करना है, हमें ध्यान देना है कि बीच में क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होना चाहिए बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। यानी जो भी सामाजिक नियम बनाए गए हैं उनके विरुद्ध काम कर रहा है। हमने नियम बनाए ना, चोरी नहीं करनी है, बच्चा चोरी कर रहा है, ठीक है, हमने नियम बनाए हुए हैं समाज के कि किसी को परेशान नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, बच्चा जाके सबको मार मूर रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाल अपराधी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये किसने बोला है, तो ये बोला है वुडवर्थ ने। हमारा जो सा ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, ये किसने बोला है? पॉवलोव ने बोला है। नेक्स्ट है, संवेग एक जटिल भावनात्मक स्थिति है जिसमें ग्रंथियात्मक क्रियाएं होती हैं, यह एक जटिल व्यवहार है जिसमें अंतरावयव प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, ये किसने बोला है? ये बोला था इंग्लिश, और इंग्लिश ने। सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक संवेग का एक भाव है तथा साथ ही एक एक क्रियात्मक तत्परता ही है, ये कथन किसका है? किसने बोला है? ठीक है जी, तो ये वाला जो कथन है ये बोला है वुडवर्थ ने। ठीक, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। संवेगों की संख्या कितनी है? 14 होती है संवेगों की संख्या। जब बच्चा पैदा होता है सिर्फ उसमें एक संवेग होता है उत्तेजना का। ठीक है, जब बच्चा थोड़ा सा मतलब शैशवावस्था में होता है, यानी थोड़े से 2-4 महीने बीत जाते हैं, तब वाला जो बच्चा होता है उसमें संवेगों की संख्या होती है 4। ठीक है, तो जन्म के समय केवल 1, थोड़े दिन बाद हो जाते हैं 4, और जब वो थोड़ा और ज्यादा डेवलप हो जाता है, बाल्यावस्था वाले पीरियड में पहुंचता है, तो टोटल संवेग जो सारे व्यक्तियों में होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नैसर्गिक संवेग है यानी नेचुरल इमोशन जो है वो कौन सा है? तो आश्चर्य जो है वो नैसर्गिक इमोशन है, तो हमारा सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, बालक के प्रत्यय का विकास होता है, प्रत्यय का विकास कैसे होता है? निश्चित प्रतिरूप में होता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाना इसको कि अच्छा ये वाले, जब मैं उठता हूँ सुबह को तो इसको सुबह बोलते हैं, है ना, जब मैं स्कूल से आता हूँ इसको दोपहर बोलते हैं, फिर मैं दोपहर सो के उठता हूँ उसको शाम बोलते हैं, और जब मैं सोता हूँ रात को अच्छे से उसको रात बोलते हैं, है ना। तो समय का कॉन्सेप्ट आ जाना बच्चे को, ये उसको ही हम बोलते हैं प्रत्यय, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को आ जाना। ठीक, छोटा क्या है, बड़ा क्या है, छोटा किस चीज को बोलते हैं, बड़ा किस चीज को बोलते हैं, है ना, वो सारी की सारी चीजें आना। मोटा क्या होता है, पतला क्या होता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही तो हैं। ठीक, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना। तो ये कब आते हैं? नेक्स्ट है, प्रत्यय जो होते हैं वो क्रियाशील ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है, ये किसने बोला है? तो ये बोला है तीनों ने। जैसे मैं कल आपको बोल रही थी, बोरिंग, वील्ड और लैंगफील्ड, इन तीनों का नाम जहां पे भी आ जाए ना, समझ लो इन तीनों का एक साथ नाम आएगा, यानी इन तीनों ने जो भी स्टेटमेंट दिए साथ में दिए, है ना। तो अगर इन तीनों का नाम आ रहा है ना, तो समझ लो तीनों ने एक साथ ही दिया जो भी दिया इन्होंने, है ना, क्योंकि तीनों ने एक साथ ही काम करा है। नेक्स्ट है, जो प्रत्यय होता है यानी कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमान यानी कि विजुअल इमेज है, ये किसने बोला है? तो देखो यहाँ पर आपको ये 3 नाम दिख गए एक साथ, कहीं और जाना ही नहीं है, जहां पर ये 3 नाम दिख जाए, तो एक साथ दिख जाए या ऐसे दिख जाए, समझ लो इनके अलावा कोई और है ही नहीं। ठीक है, ये मैं आपको कल भी बता रही थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्यय मस्तिष्क के विचार के निर्माण का उल्लेख करता है, किसने बोला है? ये डगलस और हॉलैंड ने बोला है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय का अर्थ गुणों के उस समूह से है जो स्कीमेटा, प्रतिमा या संकेत के समूह में होते हैं, किसने बोला है? ये मूसेन ने बोला है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहो, मतलब ऐसे ही आंसर्स देते रहो, है ना, पर आपकी लाइफ बहुत कम है, उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। ठीक, नेक्स्ट है, प्रत्यय जो होता है उसके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से प्रकार के होते हैं प्रत्यय? तो देखो, मूर्त भी होते हैं और अमूर्त भी होते हैं, है ना। मूर्त का मतलब क्या होता है? हमारे सामने जो चीजें हैं अगर हम उनको एनालाइज कर पा रहे हैं, अपने दिमाग से सोच पा रहे हैं, जो हमारे सामने चीजें हैं, है ना, उनको बोलते हैं मूर्त। जो हमारे सामने नहीं है, अगर हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं, उसको बोलते हैं अमूर्त। जैसे कि अगर हम दिल्ली गए थे कल, ठीक है, तो दिल्ली जाने में जो हमें सामने सामने चीजें दिख रही हैं, वो देख के हम कुछ भी सोच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मूर्त। ठीक, और जब हम वापस आ गए घर अपने, उसके बाद 2-3 दिन बाद वहां की चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? अमूर्त, क्योंकि अभी वो हमारे सामने नहीं है और फिर भी हम उनके बारे में सोच रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं हैं, यानी जो प्रत्यय निर्माण होता है वो कितनी प्रक्रियाओं में होता है? तो 5 प्रक्रियाओं में होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अब नेक्स्ट है कि प्रत्यय निर्माण की प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो देखो ये तीनों ही हैं, निरीक्षण, तुलना और पृथक्करण, तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निर्देशन एवं परामर्श किस दृष्टिकोण से आवश्यक है?
कौन से दृष्टिकोण से आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है, क्या बताया जाता है, क्या करने योग्य है, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्या नहीं करने योग्य है, दोनों चीजें बताई जाती है, यानी सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए ठीक है। परामर्श और निर्देशन क्या है, एकार्थी शब्द हैं या एकार्थी शब्द नहीं है, या परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है। देखो परामर्श और निर्देशन है ना, ये दोनों एक ही तरह की चीज है, क्योंकि दोनों में ही जो सामने वाला व्यक्ति है उसको अच्छी सलाह दी जा रही है ना, एडवाइस दी जा रही है अच्छी, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज करी जा रही है दोनों में ही, है ना। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस या अंतर सिर्फ इतना है कि अगर हम निर्देशन की बात करते हैं तो कोई भी दे सकता है निर्देशन, पर परामर्श जो है उसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, है ना, एमए या फिर पीएचडी करना पड़ेगा साइकोलॉजी में या फिर मनोविज्ञान में, इतना ही अंतर है दोनों में। तो इसीलिए हम इनको एकार्थी शब्द मानते हैं। क्यों मानते हैं, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों में ही सेम चीज करी जा रही है, सामने वाला जो व्यक्ति है उसको दोनों में सलाह दी जा रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या हम बोलें क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। ठीक है, तो ये बात तो करेक्ट है कि एकार्थी शब्द है। नेक्स्ट है एकार्थी शब्द नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है परामर्श निर्देशन में समाविष्ट होता है, तो ये बात भी करेक्ट है, यानी जो डी ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट, कि दोनों ऑप्शन आ और सा जो है वो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श का प्रकार है, निर्देशन और परामर्श के कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो हो गया सामान्य, मतलब सामान्यतः दे दिया, है ना, और एक हो गया शैक्षिक, जो हमें एजुकेशन के लिए दिया जाता है, मतलब जो छात्रों को दिया जाएगा, और एक होता है व्यवसायिक, जो कि व्यवसाय के लिए दिया जाएगा। तो ये दोनों ही, चाहे वो परामर्श हो चाहे वो निर्देशन हो, इन तीनों कार्यों के लिए दिया जा सकता है, इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है परामर्श एवं निर्देशन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है। प्रधानाचार्य जो होता है वो क्या करता है, तो ये शिक्षण कार्य संबंधी यानी पढ़ने से संबंधित निर्देशन और परामर्श देता है। ठीक, अनुशासन से संबंधी निर्देशन देता है, यानी कि अनुशासन या डिसिप्लिन जो है वो कैसे बनाया जाए। और नेक्स्ट है पाठ्यक्रम चयन में निर्देशन देता है, यानी जो सिलेबस है वो कैसा चयन करें उसका, या फिर उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना सिलेबस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सारी चीजों में हेल्प करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन जो है वो है क्या। ठीक, तो देखो जो बेसिकली निर्देशन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है ना, चाहे निर्देशन हो चाहे परामर्श हो, दोनों की दोनों ही एक प्रक्रिया है। ठीक, चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन की यह परिभाषा किसने दी है कि व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्व चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता जो होती है वही ही निर्देशन कहलाती है। किसने बोला था, ये बोला था जोन्स ने। तो हमारा जो सा ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सिखाने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। किसने बोला था ये, तो ये बोला था स्किनर ने, डी ऑप्शन करेक्ट। और नेक्स्ट है निर्देशन के प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत, शैक्षिक और स्वास्थ्य निर्देशन, सारे के सारे हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजी निर्देशन ब्यूरो जो है ये कहाँ पर है, तो ये है कानपुर के अंदर। देखो ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में निर्देशन सेवा केंद्र स्थित नहीं है। कहाँ पर नहीं है, पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं है, तो सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ऐसे याद रख सकते हैं, ममता बनर्जी है ना वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे क्या ही किसको निर्देशन मिलेगा। ठीक, इसलिए वहाँ पे निर्देशन केंद्र भी नहीं है। नेक्स्ट है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। कैसे सहायता दी जाती है परामर्श में, ठीक है, समस्या समाधान के लिए। तो कैसे दी जाती है, वार्तालाप करके, है ना, क्योंकि बेसिकली जो परामर्श होता है वो किसका मेथड होता है, वो होता है इंटरव्यू का मेथड। इंटरव्यू के थ्रू हम बेसिकली सामने वाले व्यक्ति को बता रहे होते हैं कि आपकी समस्या को कैसे निपटाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है परामर्श के सिद्धांत जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है परामर्श की अवधि 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। 30 से 40 मिनट की से ज्यादा की होगी तो जो भी व्यक्ति परामर्श लेने के लिए आया है ना, जिसको हम परामर्शग्राही बोलते हैं, तो जो भी आया है परामर्श लेने के लिए वो बोरी हो जाएगा अगर 30-40 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू होगा। बेसिकली परामर्श जो है वो इंटरव्यू के थ्रू दिया जाता है ना, तो इंटरव्यू 30 से 40 मिनट से ज्यादा का होगा तो कौन ही दे सकता है उसको।
ठीक। नेक्स्ट है परामर्श कक्ष का वातावरण जो है वो शांत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर शांत होगा तभी जो परामर्श ग्राही है वो आपकी बात अच्छे से सुनेगा, जो काउंसलिंग के लिए आया है वो अच्छे से आपकी बात सुनेगा। अगर शांत नहीं होगा, इधर उधर आवाजें हो रही होंगी तो उसका ध्यान उधर जाएगा, है ना। इसीलिए जो सा ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है केवल एक व्यक्ति को दिए जाने वाला परामर्श क्या होता है, एक व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत बोलेंगे, यानी एक व्यक्ति को। और एक से ज्यादा व्यक्तियों को दिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सामूहिक। ठीक है, यानी समूह में दिया जाएगा, एक से ज्यादा व्यक्ति हो। जैसे यहाँ पर एक साथ कई लोग का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कितने भी हों, है ना। कई लोग का मतलब क्या है, एक से ज्यादा होने चाहिए, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 1000 हो, कितने भी हों, एक से ज्यादा होने चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, हम सामूहिक परामर्श बोलेंगे। तो जो आ ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए राम राम, गुड इवनिंग जूही और राज, पीके राज, योगी, सोनी। ठीक है जी, चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिर्देशात्मक परामर्श का प्रमुख प्रख्याता किसे माना जाता है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे है ना आएगा हमारा कार्ल रोजर्स जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो जो निर्देशन होते हैं ना वो बेसिकली ना 3 तरह के होते हैं। ठीक, उनमें से निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। वैसे ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पर फिर भी, है ना, मतलब थोड़ा सा वो कर लो। देखो, एक होता है निर्देशात्मक परामर्श, ये किसने बनाया था, तो ये बनाया था विलियमसन ने। ठीक है, विलियमसन, या हम बोले विलियमसन जो है वो इसके प्रवर्तक थे या इसके प्रख्याता थे। दूसरा कौन सा है, अनिर्देशात्मक, ये किसने बनाया था, कार्ल रोजर्स ने। ये दोनों के नाम याद रख लेना, निर्देशात्मक का भी विलियमसन और अनिर्देशात्मक का कार्ल रोजर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। परामर्श के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधि कौन सी है। तो पहला है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, दूसरा है रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति, और थर्ड है एक्सप्लेनेशन। तो सारे के सारे ये परामर्श के लिए मेथड यूज करे जाते हैं, तो सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था कौन सी है, यानी कि जो परामर्श में सहयोग देती है। पहला है व्यक्तिगत वृत्ति संस्थान केंद्र यानी कि पर्सनल कैरियर रिसोर्स सेंटर। सेकेंड है केंद्रीय स्तर पर निर्देशन सेवा केंद्र यानी गाइडेंस सर्विस सेंटर एट द सेंट्रल लेवल, और एक है राज्य स्तर पर निर्देशन सेवाएं। तो सारे के सारे जो हैं वो परामर्श देने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, यानी सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अंदर है। ठीक है, जो परामर्श और निर्देशन देती है संस्था, सबसे पहले यही ही ओपन हुई थी। इवन हमारे पूरे इंडिया में सबसे पहले यही ही ओपन हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, पेन का भी बैटरी गया, अब मुझे माउस से ही पढ़ाना पड़ेगा ये। ठीक है जी, चलिए, तो अब मैं लिख नहीं पाऊंगी ज़्यादा क्योंकि मेरा पेन का बैटरी चला गया है ना। थोड़ा बहुत लिख के बता देंगे। नेक्स्ट जो है वो है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। कौन करता है नेतृत्व, ये करता है जिला विद्यालय निरीक्षक। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार सत्य कथन है। बाल मनोविज्ञान को अगर हम देखें तो सत्य कथन क्या है, तो बाल मनोविज्ञान जो है वो क्या बोलता है कि दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ना सब यूनिक हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, है ना। ये सारे बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो है वो अलग होता है दूसरे बच्चे से। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं जिसको, है ना, व्यक्तिगत विशेषताओं का सिद्धांत बोलते हैं उसको, है ना, या व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत बोलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, मतलब फर्स्ट यूनिट में इसी सब्जेक्ट के। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोर अवस्था तक करता है। किसने बोला है, क्रो एंड क्रो ने बोला था। ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है,
संवेदनात्मक अनुभव बिल्कुल प्रभावित करता है। अर्थग्रहण का मतलब क्या है कि बच्चा क्या समझ रहा है, ठीक है। तो संवेदनात्मक अनुभव क्या हो जाएंगे, जो बेसिकली बच्चे के सेंस हैं, जैसे आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, नोज से सूंघ करके, जीभ से टच वो टेस्ट करके, है ना, और अपनी स्किन से टच करके। तो ऐसे बच्चा सीखता है ना, अंडरस्टैंडिंग ऐसे उसकी बढ़ती है ना। जैसे अगर बच्चे ने कोई गर्म चीज छुई और अगर उसकी मम्मी बोलेगी बेटा ये गर्म है मत छुओ, गर्म है ना, तो उसको पता चल जाएगा कि ऐसी वाली जो चीज ऐसे मुझे लगती है वो उसको गर्म बोलते हैं, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी ना, देख करके हर चीज की अंडरस्टैंडिंग हमारे सेंसेस से ही बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग या जो हमारी समझ होती है, ठीक। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है वो भी, क्योंकि जितना ज्यादा जिसमें जिज्ञासा होगी हर चीज को जानने की, वो उतना ही ज्यादा जान पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रशिक्षण, यानी कि माता पिता उसको कितना ज्यादा बता रहे हैं हर चीज के बारे में, या जिससे भी वो पूछ रहे हैं वो कितना अच्छे से बच्चे को बता रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग बच्चे की, यानी कि प्रशिक्षण। तो ये सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि जो डी ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बीएड थर्ड सेमेस्टर के क्या सारी क्लासेस देख ली, बीएड थर्ड सेमेस्टर के, अरे वाह थैंक यू जूही, ठीक है। पीडीएफ के लिए ना व्हाट्सएप नंबर जो दिया रखा होता है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, क्लास के स्टार्टिंग में ही देती हूँ ना मैं। तो क्लास के स्टार्टिंग में जो भी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ से आप पीके राज थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ मिल जाएगी। जो नंबर दे रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में भी दे रखा है, क्लास के स्टार्टिंग में, और थर्ड सेमेस्टर में भी दे रखा होता है व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे वो कर लेना, मैसेज कर लेना, ठीक है। और अगर चाहोगे तो मैं वहाँ पे भी डाल दिया करूँगी, जो हमारा बेसिकली कमेंट सेक्शन होता है, या वहाँ पर डाल दूँगी या कहीं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना जो है इसका मतलब क्या है। पर्सोना का मतलब बेसिकली ना पर्सनैलिटी जो होती है ना। अब पेन मेरा हो गया वो खत्म, वरना तो मैं भी बता देती। देखो पर्सोना जो है ना, ये किस मतलब पर्सोना जो है उसका मतलब क्या है, पर्सनैलिटी, है ना। अब पर्सनैलिटी में से लिखा नहीं जा रहा भाई माउस से ठीक है। पर्सनैलिटी जो है ना, आपको पता होगा पर्सनैलिटी क्या होता है, व्यक्तित्व होता है ना। तो जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है, तो पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा पर्सोना से बना है, और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, ठीक है। तो ये बेसिकली पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है किस, ऐसे करके भी याद रख लेना, पर्सोना जो है वो पर्सनैलिटी पर्सोना से ही बना हुआ है, ऐसे भी याद कर लेना क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक। नेक्स्ट है किस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जगह दिए जाने की सिफारिश की थी, ठीक है। किस आयोग ने करी थी माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की को जगह, है ना, कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी दिए जाने चाहिए बच्चों को क्लास में। किसने बोला है, ये कोठारी आयोग ने बोला है। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, तो द्विकारक जो सिद्धांत है वो दिया था स्पीयरमैन ने, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पीयरमैन, ये भी बेसिकली आप पढ़ोगे, जहाँ पे आप बुद्धि के बारे में पढ़ोगे वहाँ पे पढ़ोगे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, है ना, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। तो ये ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। जिन्होंने एक कारक वाला सिद्धांत दिया है वो ये बोलते हैं बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। जिन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, उन्होंने बोला है दो तरीके की होती है बुद्धि। एक होती है सामान्य बुद्धि जिसको हम एस कारक बोलते हैं, सॉरी सामान्य को बोलेंगे जी, ठीक है, जी मतलब जनरल, है ना। तो स्पीयरमैन ने ना ये बोला था बुद्धि जो होती है दो तरह की होती है हर इंसान में। एक तो होती है जी बुद्धि, जी का मतलब क्या होता है, जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि, और एक होती है एस बुद्धि, एस का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट बुद्धि, ठीक है। जैसे जिन भी बातों को जनरली सब जान पाते हैं, तो क्योंकि सबके अंदर जनरल वाली बुद्धि है उसके थ्रू सब जान पाते हैं, है ना। जैसे कैसे खाना है, कैसे पीना है ना, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये सारी की सारी चीजें जो सारे लोग कर रहे हैं वो जी बुद्धि के कारण हो रही हैं। जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं, जैसे श्रेया घोषाल की बात करें तो उनको गाना क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके अंदर ये गाने वाली स्पेसिफिक बुद्धि है ना। बाकी सारी चीजें तो वो लोगों की तरह कर ही रही हैं, पर गाना उनके अंदर स्पेसिफिक है। विराट कोहली की बात करें, उनका जो गेम है क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो किसकी वजह से खेल पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर खेलने वाली स्पेसिफिक बुद्धि है, ठीक। तो और अगर जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, अगर हम एक के पीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो उनके पास स्पेसिफिक बुद्धि कौन से टाइप की है, जो वो साइंटिफिक चीज़ों को जान पाते थे बहुत जल्दी, है ना। नेक्स्ट है समायोजन तंत्र जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है रक्षात्मक तंत्र। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा
करेक्ट, ठीक, इसका तो स्पीयरमैन था ही। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जब वे विकसित करती हैं, क्या विकसित करती हैं, जब वो हीन भावना विकसित करें या फिर कुंठा या फिर स्ट्रेस दें व्यक्ति को, है ना, तब प्रतिस्पर्धाएं यानी कंपटीशन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए हाँ जी बिल्कुल रविकांत, ठीक है जी। चलिए चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बालकों की रक्षा युक्तियां किस कारक से प्रभावित होती हैं। रक्षा युक्तियां यानी कि वो जब किसी से रक्षा करना चाहते हैं, ठीक है, तो कौन से कारक से प्रभावित होंगी, असफलता से या कुंठा से या आकांक्षा से, सारी की सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुसमायोजन जो है उसके तत्व कौन कौन से हैं, तनाव, कुंठा और दुश्चिंता, ये सारे के सारे कुसमायोजन है। कुसमायोजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली समाज से समायोजन नहीं कर पाते हैं, समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं कुसमायोजन। ठीक है, तो या तो उनको टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, ठीक है, या उनको फ्रस्ट्रेशन है या फिर उनको एंजाइटी है, तो इन तीनों की वजह से ही जब भी वो किसी से बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यही ही होता है कुसमायोजन या असमायोजन भी बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में कुंठा के कारण क्या होते हैं, यानी कि बच्चे जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक कारक, बिल्कुल हो सकते हैं, वो गए हैं बाहर और किसी रिश्तेदार ने, है ना, उनको कुछ सुना दिया, ठीक है, वो भी कारण हो सकता है। आर्थिक कारण हो सकते हैं, घर में पैसे नहीं है ना, बच्चे को अच्छी बुक खरीदनी है या सोचो कुछ भी फोन खरीदना है ना, और घर से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये कारण भी हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का। और विरोधी इच्छा यानी अपोजिंग डिजायर्स भी हो सकती हैं, है ना, जैसे कि कोई घर वाला कुछ बोल रहा है कि बेटा रात में 10 बजे तक पढ़ा करो, पर बच्चे को नहीं पढ़ना, बच्चे को सोना है ना, या उसको फोन चलाना है, तो ये विरोधी इच्छाएं भी हो सकती हैं जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं बच्चे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सभी जो है वो कारण हो सकते हैं कुंठा के। ठीक, नेक्स्ट है आक्रामकता जो है उसका तात्पर्य क्या है। आक्रामकता जो है वो बेसिकली क्या है, हिंसा है, बिल्कुल करेक्ट बात है, क्रोध है और स्वग्राहिता है यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। सबके सब आक्रामकता का ही मीनिंग है, सबके सब, है ना, मतलब आक्रामकता के ही दूसरे रूप है ना, एग्रेशन के ही। नेक्स्ट है क्रोध जो है वो सहायक है, किस चीज में सहायक है क्रोध, झगड़ा उत्पन्न करने में सहायक है, बिल्कुल ठीक। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको हर सेमेस्टर के अंदर मिलेगा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर देख लो, सेकंड सेमेस्टर देख लो, थर्ड सेमेस्टर देख लो या फोर्थ देख लो, है ना, कि झगड़ा क्या उत्पन्न करने में सहायक है, झगड़ा उत्पन्न करने में सहायक है। ठीक, नेक्स्ट है जब व्यक्ति दो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है और यह निश्चय नहीं कर पाता है कि वह क्या करे क्या नहीं करे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंतर्द्वंद अवस्था, यानी कि अंदर ही अंदर उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या करूं क्या ना करूं, दो चीजें हैं, है ना। जैसे सपोज करो कि आपके एग्जाम आ रहे हैं, है ना, और दूसरी साइड आपने कहीं पे जाने की प्लानिंग कर ली है, ठीक है, आपने अच्छे से टिकट्स वगैरह भी बुक कर लिए हैं, ठीक है, अब आपके अंदर अंतर्द्वंद चलेगा कि एग्जाम छोड़ूं कि अपनी ट्रिप छोड़ूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हम अंतर्द्वंद अवस्था। नेक्स्ट है मानसिक द्वंद जो है उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो मानसिक द्वंद के प्रमुख कारण हैं आर्थिक कारण, संवेगात्मक कारण और जैविकीय कारण, तीनों के तीनों हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बालक द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है। ठीक है, जैसे अपना जो अस्तित्व है उसको उसने भुला दिया है कि मैं कौन हूँ, जो दूसरे कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी चीजें करें चाहे बुरी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, उन जैसे सामने वाले इंसान कर रहे हैं वैसे ही वो खुद करने लग पड़ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तदात्मीकरण। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है कि आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति की समस्या हल की जा सकती है। कैसे हल की जा सकती है, सकारात्मक दृष्टिकोण से असमर्थता व्यक्त करके। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया था। ठीक है, तो मॉस्लो ने दिया था। मॉस्लो जो है मॉस्लोज हायरार्कियल नीड करके इनका वो था, मतलब एक सिद्धांत है मॉस्लो हायरार्कियल नीड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपके सिलेबस में आएगा तो पढ़ाएंगे अच्छे से, है ना, कि आवश्यकताएं जो होती हैं इंसान की
ठीक है, वो आवश्यकताओं के लिए पहले उसके मन में उत्पन्न होती है, फिर वो उन आवश्यकताओं के लिए क्या क्या करता है, फिर जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर उसके मन में दूसरी आवश्यकता आ जाती है। ठीक है, बेसिकली ये था इसका पूरा का पूरा सार, मोस्लो ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, शायद सेकंड सेमेस्टर में आएगा तब बात करेंगे इसके बारे में और अच्छे से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतभेद को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक असंगत व्यवहार प्रवृत्तियां विकसित होती हैं जिन्हें एक ही समय में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यह परिभाषा किसने दी है? तो जैसा कि मैं आप लोगों को कल भी बता रही थी, जहां भी बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्ड, ये 3 साइंटिस्ट आ जाए ना, समझ लो इन तीनों ने हर काम एक साथ करा है ना, तो वहां पर तो हमें इन सभी पे ही जाना पड़ेगा। और जहां पर इवन ऐसे करके भी कहीं ऑप्शन आ जाए ना, जैसे बी लिख रहा हो बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्ड, तो सीधा बी पर टिक कर दो, है ना, बिना देखे। जहां पर भी ये 3 साथ में आ रहे हैं समझ लो इनके अलावा और कोई होगा ही नहीं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये कोजर ने लिखी थी, तो आ ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है, ये किसने बोला है? तो ये बोला था टीपी नन ने। सी ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। ये जो कथन है किसने दिया था? हरलॉक ने दिया था। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। किसने बोला है? ये मुखर्जी ने बोला था। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस निरीक्षण के अंतर्गत निरीक्षक अध्यापक के स्तर तक आ जाता है। ठीक है, निरीक्षण क्या होता है? बेसिकली इंस्पेक्शन करना, देखो कौन क्या कैसे कर रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको बताओ कि आप गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ पे ठीक से करो काम। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं इंस्पेक्शन या फिर निरीक्षण। तो निरीक्षण के अंतर्गत जो निरीक्षक अध्यापक के स्तर तक आ जाता है, किस में आ जाता है? रचनात्मक निरीक्षण में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्य प्रवणता परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ये किस संस्था द्वारा लिया जाता है? कौन लेता है इसे? तो इसको लेता है निदेशालय रोजगार तथा प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है, यानी निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण। ठीक, नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप जो होता है या रूढ़िगत धारणा जो है वो क्या है? देखो मैं बता देती हूँ, स्टीरियोटाइप या रूढ़िगत धारणा क्या होती है। जैसे पुराने टाइम से ही कुछ चीजें चली आ रही है ना, तो वैसे ही लोग मान रहे हैं, है ना। जैसे औरतों को मान लेते हैं ना कि औरत जो है वो किस लिए है? किचन में खाना बनाने के लिए, है ना, बच्चों को पालने के लिए। या फिर अगर हम आदमियों की बात करेंगे, आदमियों की बात करें तो जो आदमी होते हैं यानी जो जेंट्स होते हैं वो किस लिए हैं? बाहर ऑफिस जाने के लिए, है ना। तो छोटे वाले उसमें करना, इसको छोटे वाले चार्जर में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप या फिर रूढ़िगत धारणा। ठीक है जी, तो अब आप लोग समझ ही होंगे, ऐसे जरूरी नहीं लेडीज और जेंट्स के बारे में ही है ये, ऐसे भी होता है ना, जैसे कि अगर हमने किसी व्यक्ति के बारे में अपनी धारणा बना ली है, ठीक है, कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, ठीक है, बेकार है ना, कि ऐसे करके भी धारणा बना लेते हैं ना। ठीक, तो वो उन सारी की सारी जो धारणा है उनको हम स्टीरियोटाइप या फिर रूढ़िगत धारणा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, किसी समूह की विशेषता के प्रति आम धारणा, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, स्त्री व पुरुष, लड़के या लड़की के लिए आम धारणा, बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, कि दोनों को हम स्टीरियोटाइप या फिर रूढ़िगत धारणा बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो ये अपनी धारणा बना ली है ना कि औरतों के अंदर तो बुद्धि नहीं होती है ना, पुरुष के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी जेंडर बायस को दर्शाता है। जेंडर बायस और स्टीरियोटाइप जो होते हैं इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िगत धारणाओं को निम्न में से कौन प्रभावी रूप से तोड़ सकता है ना। जैसे अभी तो फिर भी काफी चेंज हो गया है, अभी लड़कियां जॉब भी कर रही हैं और अच्छा भी कर रही हैं, है ना, गेम्स वगैरह भी खेल रही हैं, हर चीज में ठीक है, लड़कियां अभी लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, है ना। लेकिन फिर भी अभी भी काफी जगहों पे बहुत रूढ़िगत धारणा है, और बेसिकली जो गाँव वाले एरिया होते हैं उनमें बहुत ज्यादा है ना, कि लड़कियों को बाहर मत भेजो पढ़ने के लिए, ये मत करो वो मत करो। तो उनको कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ सकता है? सबसे ज्यादा जो रूढ़िगत धारणाएं होती हैं
उनको कौन तोड़ सकता है ना, विद्यालय तोड़ सकता है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको वैसी शिक्षा दो कि जेंडर बायस नहीं करना चाहिए, है ना, मतलब लड़के लड़की एक समान है, एक समान सबको अवसर मिलने चाहिए, और कोई ऐसा नहीं होता कि लड़कियों के अंदर कम दिमाग है, लड़कों के अंदर ज़्यादा दिमाग है, दोनों के अंदर सेम दिमाग होता है ना। तो विद्यालय सिखा सकता है, इंटरनेट पे बहुत सारे पोस्ट वोस्ट ऐसे करके आए वो सिखा सकते हैं, ठीक है, और मीडिया जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए, है ना, यानी जो डी ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या है? सांस्कृतिक जो है वो या संस्कृति जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संस्कृति के लक्षण हैं। संस्कृति जो है उसके क्या लक्षण हैं? संस्कृति के प्रकट तथा निहित तत्व, बिल्कुल करेक्ट बात है। संस्कृति के थॉस या डॉस पक्ष, ये भी करेक्ट बात है। संस्कृति तथा सभ्यता, ये भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है, बच्चों की झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हैं कैसे? सच बोलने वाले बच्चों को पारितोषिक देके, यानी कि उनको अवार्ड दो, ठीक है, उनको जब भी वो सच बोल रहे हैं ना बच्चे, जैसे समझ लो आपके घर में 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा झूठ बोलता है, बाकी 3 बच्चे सच बोलते हैं, तो 3 बच्चे जब भी सच बोलते हैं ना तो उन तीनों बच्चों को अवार्ड दो कुछ, ठीक है, कोई भी चीज़ गिफ्ट दो, कुछ भी दो, है ना। तो क्या होगा, जो बच्चा झूठ भी बोल रहा है ना वो भी सच बोलने लगेगा कि मेरे को नहीं मिलता गिफ्ट, बाकी सबको मिलते रहते हैं, सच बोलने पे मैं भी सच बोलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्चुअल समुदायों के उदाहरण है। वर्चुअल हम किसको बोलते हैं? वर्चुअल बोलते हैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबको हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म या वर्चुअल समुदाय या वर्चुअल कम्युनिटी बोलते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप हो गया, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय लोकतंत्र हेतु जो है शिक्षा वो किसकी हो? ठीक है, तो कैसे हो शिक्षा, किसकी हो? नेतृत्व की हो, राजनीतिक ढांचे की हो, और नागरिकता की हो, सबकी होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है, उनके उनके क्या करने में सहायक होती है? शिक्षा सर्वांगीण विकास करने में, ठीक है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? सारे के सारे डोमेन में विकास करने में, यानी मानसिक विकास करने में, शारीरिक विकास करने में, चारित्रिक विकास करने में, सामाजिक विकास करने में, सारे के सारे विकास करने में, ठीक है जी। चलिए, वो हुआ कि नहीं? वो 13 रन जो चाहिए थे वो बने? नहीं बने, अभी नहीं बने, फिर तो रिकॉर्ड बन गया होगा ना, बन गए 55 पहुंच गए। अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बनाया गया, इसके लिए किस अनुच्छेद में वर्णन दिया हुआ है? ठीक है, तो देखो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए ना आपको बेसिकली 2 कानून याद रख लेने हैं। एक तो याद रख लेना है 19, है ना, और एक याद रख लेना है 45। ये दोनों हैं निःशुल्क शिक्षा के लिए, ठीक है जी, ये दोनों याद कर लो। दोनों में जो भी दे रखा हो उस पर टिक लगा दो। यहाँ पे अनुच्छेद, वैसे दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, पर जहाँ पे भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देखो ना 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो ये 2 आपको याद रख लेने अनुच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वो क्या होती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बात करें हम तो उत्तरदायित्व की अनुभूति, या फिर ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, या फिर पार्टिसिपेशन, या फिर ओबीडियंस, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पर? ओबीडियंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबीडियंस अगर करेगा टीचर्स का तो जो टीचर्स बता रहे हैं अच्छे से वो समझेगा सारी की सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विद्यार्थी को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? ठीक है, क्यों खेल खेलने चाहिए? क्योंकि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करता है, इसलिए। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के लिए, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं डिटेल में तो मैं बता सकती हूँ, है ना, बहुत ज्यादा, पर क्योंकि इतना आपको पता ही होगा। जैसे कि सहयोग की बात करें तो बहुत सारे बच्चों के साथ सीख रहा है तो कैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करते हैं, कैसे सहयोग करते हैं, इसको पता चलेगा। और क्योंकि खेल खेल रहा है तो उसका बेसिकली शारीरिक व्यायाम हो रहा है, जिसकी वजह से उसका शारीरिक संतुलन भी बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है, विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली दंड जो है वो क्या है ना। पहला है अर्थदंड, यानी कि फाइन दे दो। फाइन तो देखो गलत चीज है, फाइन के लिए तो हर जगह पे मना करा जाता है कि फाइन नहीं देना चाहिए, यानी पैसे नहीं लेने हैं, ठीक है। सस्पेंशन जो है ये भी नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी हर जगह पे मना होती है कि सस्पेंशन जब बच्चे ने कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा काम कर दिया है ना, बड़ा कांड कर दिया, तब आप उसका निलंबन या सस्पेंशन करो, उससे पहले नहीं, है ना। सुविधाओं से हटा लेना ये भी तभी करा जाता है जब बच्चे ने बहुत बड़ा कांड करा हो, ठीक है। अतिरिक्त कार्य, यानी जो उसका कार्य है, जो उसको होमवर्क मिल रहा है उससे ज्यादा काम दे दो उसको, ये प्रभावशाली दंड होता है, क्योंकि इससे बच्चा ज्यादा सीखेगा भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
जूही मैंने बोल दिया, थर्ड सेमेस्टर की अगर पीडीएफ चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना वहां पे एक बार कांटेक्ट कर लो, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ ना आपको वहीं से ही मिलेगी। एक प्रोसेस होता है ना हर चीज का, तो प्रोसेस फॉलो करो। जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है क्लास के स्टार्टिंग में दिया होता है, हर क्लास के स्टार्टिंग में, है ना। थर्ड सेमेस्टर में देख लो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में देख लो, वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करोगे ना वो तभी ही मिलेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उपनयन संस्कार है वो किस शिक्षा काल में दिया जाता था, तो ये वैदिक काल में दिया जाता था। जो हमारे यहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ पे इंडिया में जो वैदिक काल था, ठीक है, आर्यन वाले पीरियड में, जो आर्यन थे जब, तो वहाँ पर उपनयन संस्कार जो है वो किसको बोलते थे, वो बोलते थे जब बच्चा पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा होता था, है ना। नेक्स्ट है अभ्यास द्वारा सीखना जो है वो किसका परिमार्जन है, तो ये व्यवहार का परिमार्जन है। जो बी ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के परिमाण स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, किसने बोला है ये, तो ये बोला है हरलोक ने। बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, क्या है, अपवंजन है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो वंचित बच्चे हैं वो क्या हैं, ठीक है। वंचित बच्चे क्या है, जिनमें कुछ कमी रह गई है उनको वंचित बच्चे बोलते हैं ना। तो सामाजिक रूप से वंचित बच्चे या आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, देखो सामाजिक रूप से कौन से हो जाएंगे, जिनमें सामाजिक विकास नहीं हुआ है अच्छे से। आर्थिक रूप से वंचित कौन से हो जाएंगे, जिनके घर वाले जो हैं उनके पास पैसे नहीं हैं ज्यादा। और सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित कौन से हो जाएंगे, जिनको संस्कृति, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वंचित बालक जो होते हैं उनका लक्षण है, वंचित बालकों के क्या क्या लक्षण हैं। बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, बिल्कुल करेक्ट बात है, बौद्धिक विकास उनका थोड़ा थोड़ा कम होगा, ठीक है। शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, यानी शैक्षिक उपलब्धि यानी कि जो उनका एकेडमिक रिजल्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा कम होएगा। और शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है वंचित बालकों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्या उपलब्ध कराना चाहिए, संसाधन, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, कि जो भी आप उनको संसाधन दे सको। जैसे अगर हम बात करें शारीरिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं, जैसे अंधे बच्चे हैं, है ना, तो उनके लिए हमें क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए, ब्राइल लिपि प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। जो भी बेचारे सुन नहीं सकते हैं उनको हमें जो साइन लैंग्वेज है वो अच्छे से बतानी चाहिए, इनको ही हम बोलते हैं संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूटोरियल कक्षाएं उनको दिलवानी चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना। और नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी भी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा के शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है, ठीक है। कौन सी भूमिका नहीं है, प्रत्येक बालक हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम का विकास, ये बिल्कुल करेक्ट, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऐसा, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। देखो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, कैसा भी बच्चा है, चाहे वो बहुत होशियार है ना, चाहे वो सामान्य है, चाहे वो किसी भी रूप से वंचित है ना, चाहे शारीरिक रूप से वंचित है, मानसिक रूप से वंचित है, सामाजिक रूप से वंचित है, कैसा भी बच्चा है, सारे के सारे बच्चों को एक साथ लेकर के पढ़ाया जाता है ना। और एक ही पाठ्यक्रम सबके लिए सेम पाठ्यक्रम दिया जाता है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक वाला हेतु विशिष्ट पाठ्यक्रम, तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे यही लिख रहा है कि कौन सी भूमिका नहीं है ना, तो यही भूमिका नहीं है। नेक्स्ट है दुर्बलीकरण जो है वो बाधा है, किसमें बाधा है, अगर कोई वीक है बहुत ज्यादा, दुबला पतला है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो बाधा किस चीज में है, कार्यात्मक स्तर पे, यानी जब भी वो कुछ काम करेगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, बहुत जल्दी थक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिलिन एवं गिलिन ने प्रतियोगिता के प्रकार बताए हैं, कितने प्रकार की प्रतियोगिता बताई हैं, 2 प्रकार की प्रतियोगिता बताई हैं। प्रतियोगिता के अगर हम प्रकार की बात करें तो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो एक होती है वैयक्तिक प्रतियोगिता और एक होती है अवैयक्तिक प्रतियोगिता, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सहयोग होता है, यानी जो कॉपरेशन होता है वो क्या होता है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न, बिल्कुल करेक्ट बात है कि 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साथ में मिलकर के काम करते हैं। और नेक्स्ट है दूसरों के कार्य में मदद करना, ये भी करेक्ट बात है, यानी एक उद्देश्य के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो सब एक दूसरे की मदद करें, है ना, यानी करेक्ट बात है बिल्कुल दोनों, तो सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है ऑगबर्न एवं निम्कोफ के अनुसार जो सहयोग है वो क्या है? सामान्य सहयोग, बिल्कुल करेक्ट बात है। मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग, सारे के सारे सहयोग के प्रकार दिए थे इन्होंने, तो डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सहयोग की विशेषताएं क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है ना, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे के साथ काम कर रहा है। व्यापक प्रक्रिया है, व्यापक भी है ना, बहुत बड़ी भी है, बहुत सारे लोग, जैसे एक कंपनी की बात करें TCS जो है अपने यहाँ पे टाटा की, उसमें तो कितने लाखों लोग काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट है निरंतर प्रक्रिया है, तो ये भी करेक्ट बात है, एक काम खत्म हो जाएगा दूसरा काम शुरू हो जाएगा, है ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सहयोग की विशेषता क्या होती है? सामूहिक प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तीनों चीजें सही हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है पराश्रिता जो है वो पाई जाती है। पराश्रिता कब पाई जाएगी? देखो पराश्रिता का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी, यानी कि दूसरे पे डिपेंड करना हर चीज के लिए, चाहे वो पोटी हो, चाहे सुसु हो, चाहे खाना हो, चाहे नहाना हो, कुछ भी हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरों के ऊपर डिपेंड कब होता है बच्चा? जब वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे वो अपने सारे काम करने सीख जाता है। नेक्स्ट है प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है प्रेरकों के वर्गीकरण में? ठीक है, यानी कि इंडक्टर्स के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सारे के सारे टाइप हैं, केवल और केवल व्यवहारिक को छोड़ करके, तो सा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान का मतलब ही ये होता है, अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें तो बच्चे के जो बिहेवियर हैं, बच्चे के जो व्यवहार हैं, उनका अध्ययन करते हैं इसके अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? अच्छा, क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि हैं कौन से हैं? मानव विकास, ठीक है। तो एक तो हो गया मनोवैज्ञानिक, यानी बच्चे का व्यवहार कैसा है, मानव का व्यवहार कैसा है। एक हो गया संज्ञानात्मक, यानी कि उसका बेसिकली दिमाग कितना विकसित हुआ है। एक है संवेगात्मक, यानी कि उसके इमोशंस या फीलिंग्स या फिर भावनाएं जो है वो कितना विकसित हुई हैं। और एक हो गया शारीरिक, यानी उसका शरीर कितना विकसित हुआ है। ठीक, तो ये चारों के चारों हैं करेक्ट। नेक्स्ट है पारिस्थिति परक सिद्धांत जो है, इकोलॉजिकल थ्योरी जो है, जिसकी व्याख्या बच्चे के विकास के सामाजिक संदर्भ में की गई है। ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो ये ब्रॉन फेन बेनर ने दिया था। बी ऑप्शन जो है वो हो जाता है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में संबंध क्या है? धनात्मक संबंध है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं अच्छे रूप में, है ना। नेक्स्ट है प्रत्येक, और अगर देखो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है कि जब सामाजिक विकास बढ़ेगा तो सामाजिक अनुरूपता घट जाएगी, सामाजिक अनुरूपता बढ़ेगी तो सामाजिक विकास घट जाएगी, तो होता है ऋणात्मक, यानी एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। पर अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं धनात्मक, ठीक है। तो धनात्मक या फिर धनात्मक संबंध। तो यहाँ पे अगर सामाजिक विकास बढ़ेगा, ठीक है, यानी सोशल डेवलपमेंट होगा, तो सोशल कन्फर्मिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो यानी सामाजिक विकास बढ़ेगा तो सामाजिक अनुरूपता भी बढ़ेगी, और सामाजिक अनुरूपता बढ़ेगी तो सामाजिक विकास भी बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं धनात्मक संबंध, यानी एक के बढ़ने पे दूसरे का भी बढ़ जाना। नेक्स्ट है प्रत्येक समुदाय या समूह के व्यवहार संबंधी कुछ क्या होते हैं? कुछ मानक होते हैं, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट, ठीक है जी।